जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एनसीईआरटी सीरीज़ जो कि साइंस की चल रही है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और ये सीरीज़ आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टारगेट है हमारा टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ही है। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने अपना इसमें 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल आपके 55 लेक्चर होने वाले हैं। इन 55 लेक्चर्स में आपके 55 चैप्टर होंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट से होंगे। ठीक है ना। तो आज के इस 14th डे में हम लोग विद्युत चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है क्लास 10th की एनसीईआरटी में, कुछ पार्ट इसका 8th में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो सारे जो क्लास 6 से लेकर के 10th तक सबको समराइज करके ये चैप्टर हमने बनाया है। और इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत क्या होता है या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा आवेश, आवेश के बारे में सुना होगा। ठीक है ना। या जिसको कि बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। तो विद्युत जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही बोला जाता है। ठीक है ना। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने कंटेंट को एनसीईआरटी का सार आप लोगों के लिए लिखवा भी रखा है। ठीक है ना। विद्युत एक चालक में के माध्यम से आवेशों के प्रवाह को कहा जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं आवेश। तो एक चीज और ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन कई बार पूछ लेता है विद्युत की डायरेक्शन क्या होती है, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या होती है। ठीक है ना। तो विद्युत धारा प्रवाह की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के विपरीत होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं तो विद्युत धारा राइट टू लेफ्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी मैंने बोला कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। दिशा वर्ड है तो इसका मतलब विद्युत धारा सदिश होनी चाहिए। नहीं जी, विद्युत धारा सदिश नहीं होती है, विद्युत धारा अदिश होती है, जबकि इसके पास दिशा भी होती है, लेकिन इसको अदिश की कैटेगरी में रखा जाता है। ये बात आप लोग याद रखोगे। कुछ बातें नोट्स में नहीं लिखी होंगी, जो मैं बोलूंगा आप चाहें तो पेन से उसे पेन डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। विद्युत के बारे में समझ गए। आवेश, आवेश क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा विद्युत धारा और विद्युत परिपथ क्या होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं सर्किट की बात करते हैं, विद्युत परिपथ की बात करते हैं। परिपथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक मैंने ये बैटरी लगाया। ठीक है ना। बैटरी के बारे में भी अगर आप लोगों को बताऊं, कई सारे प्लेटों से सेल्स होते हैं, इन प्लेटों को सेल बोला जाता है। सेल के कई सारे कॉम्बिनेशन को जोड़ करके जब बनाया जाता है तो उसे बैटरी नाम दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें छोटे छोटे कई सारे सेल्स होते हैं। सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसको कि बड़ी लाइन से दिखाया जाता है, एक छोटी लाइन होती है जिसको कि नेगेटिव टर्मिनल बताया जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये बैटरी बन जाता है। इसको जब आप एक क्लोज्ड पाथ बनाते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट उपकरण है जैसे वोल्ट मीटर जोड़ लीजिए आप, फिर एक यहाँ पे आपने क्या किया, एक बल्ब जोड़ लिया। ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आकर के एक अमीटर जोड़ लिया। कई सारी चीजें यहाँ पे आने के बाद आप सपोज एक फ्यूज जोड़ लिए। कई सारी चीजों को जोड़ने के बाद ये जो क्लोज्ड पाथ बनता है इसी को बोला जाता है परिपथ या फिर सर्किट बोला जाता है। ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे इसके एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और विद्युत धारा जो होती है कहाँ से कहाँ फ्लो करती है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने का काम करती है। ये करंट आई होता है। ठीक है ना। अब ये हो गया। और विद्युत धारा को आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। और इसका जिससे ये मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है अमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग, अमीटर बोला जाता है। ठीक है ना। और इसकी इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है ना, एम्पियर। ये बात याद रखोगे। ये तीन चार बातें छोटी छोटी आपको याद रखनी है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए विद्युत धारा की बात करें, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसे एम्पियर में मापा जाता है। ये हमने सारी चीजें बता दी, परिपथ बता दिया। ठीक है ना। अच्छा, कई बार एक वर्ड बड़ा कंफ्यूज करता है, क्लोज्ड परिपथ अगर है, अगर ये परिपथ क्लोज्ड है, हर क्लोज्ड का मतलब होता है वो, इंग्लिश मीनिंग मत लेना, क्लोज मतलब बंद, मतलब वो वाला मीनिंग नहीं। यहां अगर क्लोज्ड है, बंद है, तो इसमें विद्युत धारा जाएगी। इसका मतलब बंद का मतलब होता है जुड़ा हुआ है। जैसे अगर ये है, ये मान लीजिए दो तार है इस तरीके, यहां पे देखिए
अगर एक तार इधर है एक तार इधर है, इसको यहां से मैंने जोड़ दिया तो अब इसे बोला जाएगा ये क्लोज्ड हो गया है। और क्लोज्ड होने के बाद इसमें से विद्युत धारा जाती है, ठीक है ना। और अगर कहीं लिखा होता है ओपन परिपथ है, ओपन होने का मतलब होता है उसमें से वो कट है, जैसे ये दोनों ओपन है तो ये कट लगा हुआ है, और कट जहां ओपन लिखा होगा तो उस कंडीशन में उसमें विद्युत धारा नहीं जाती है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ये फ्यूज होता है, फ्यूज के बारे में आगे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, ठीक है, ये समझ गए। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट समझ गए। इलेक्ट्रिक सर्किट भी मैंने आपको बता दिया। देखिए कह रहा है विद्युत परिपथ, कह रहा है एक बंद परिपथ जिससे धारा प्रवाहित होती है तो उसे ही विद्युत परिपथ बोलते हैं। कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वो सब कुछ मैंने समझा दिया, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। अब ये क्या होता है, विभवांतर क्या होता है? देखिए यहां पे कह रहा है साफ साफ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य, इसे वोल्ट मतलब वी में मापा जाता है। समझाता हूं, जैसे आपके पास एक ये तार है, वाहक तार है। वाहक का मतलब होता है कंडक्टर, जिसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। मान लीजिए इसके दो छोर हैं, ए और बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, उसको इस छोर से इस छोर तक ले जाने के लिए जो आपने वर्क किया है, ठीक है ना, जो भी आपने काम किया है उसी को बोला जाता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। इसे V से डिनोट किया जाता है वोल्टेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ही, ये बात लिखी भी हुई है, ठीक है ना। और एक बात ये भी ध्यान रखना, इसमें ये विभव पढ़ा जाता है, एक ए बिंदु पर विभव और बी बिंदु पर, और विभवांतर जो होता है बड़े में से छोटे को घटा करके निकाला जाता है, ठीक है ना। ये ज्यादातर किससे डिनोट होता है? वी से डिनोट होता है। और ये नाम याद रखोगे, वोल्टेज में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से इसका इस्तेमाल होता है, ओम्स लॉ वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम बात कर लेते हैं, सीधा सीधा ओम्स लॉ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। छोटा छोटा आप लोगों को समरी दे दूंगा, उसके बाद अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा चीजें। देखिए ओम्स लॉ क्या है? ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिनके अकॉर्डिंग किसी भी विद्युत परिपथ में जो वोल्टेज होता है और करंट आई होता है, और आर के बारे में अभी चर्चा करेंगे हम लोग, प्रतिरोध बोलते हैं इसको, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध वह होता है जो अपने किसी भी परिपथ, किसी भी कंडक्टर में बहने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक है ना, उसे प्रतिरोध बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ओम्स जी ने क्या काम किया था? वोल्टेज मतलब विभवांतर और करंट और आई में एक रिलेशन दिया था। उनका कहना यह था कि अगर किसी परिपथ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो करंट होता है आई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्ट के, ठीक है ना। तो एक फार्मूला बस आप लोगों को याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या याद रखोगे? V इज इक्वल टू आई आर। यही ओम्स के नियम में आता है। इसमें अगर आप दो चीज किसी एक को कांस्टेंट करते हैं तो वो बचे हुए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, और V I के प्रोपोर्शनल या I V के प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर यहाँ पर हम करंट को मतलब फिक्स मान लेते हैं तो ये रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा आप फार्मूला याद रखोगे, क्या? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। अब R के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है यदि तापमान स्थिर है। तापमान से मतलब यहाँ रजिस्टर की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये समझ गए। तो ये बेसिकली आपको ये फार्मूला याद रखना है, और ये फार्मूला कई तरीके से रिवर्स करके भी पूछा जाता है। मैं लिख देता हूँ, जब आपके पास V इज इक्वल टू आई आर है तो आप ये भी तो लिख सकते हैं, क्या? I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? V बाई आर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? आप कहोगे कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, V अपान आई आर लिख सकते हैं, एक फार्मूला ये भी तैयार हो जाता है। या फिर R इज इक्वल टू आप और क्या फार्मूला लिख सकते हो? V बाई आई लिख सकते हो। मतलब इधर उधर करके आप नए फार्मूले बना सकते हो। तो न्यूमेरिकल कई बार इससे बनता है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ समझ गए। अब हम थोड़ा प्रतिरोध को डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया कि प्रतिरोध क्या करता है? अपने ही अंदर आने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे ओम, ये साइन होता है जिसको ओम बोलते हैं, ओम में डिनोट किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है ना, ये समझ गए। अच्छा, एक फार्मूला और आपको याद रखना है कि जो प्रतिरोध होता है R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए होता है। ये क्या होता है? ये क्या चीजें हैं? L जो होता है ये तार की लंबाई होती है। क्या होता है? तार की लंबाई होती है, ठीक है ना, तार की लंबाई होती है।
ए होता है काट क्षेत्रफल। काट क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जैसे ये मान लो तार है मेरे सामने, ये जो पेन है ये एक वायर है, अब इस पे मैंने यहाँ पे जो कट लगाया, ये जो इसकी एरिया है, ये गोलाकार ये एरिया ही है इसकी, यानी कि इस तार की मोटाई की बात कर रहा है, इसी के क्षेत्रफल को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए हो गया क्या, काट का क्षेत्रफल बोला जाता है, इसको काट का क्षेत्रफल बोला जाता है, ये हो गया। अच्छा ये जो रो साइन है ये स्थिरांक बोला जाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए है। कुल मिलाकर के जो प्रतिरोध होता है विद्युत तार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लंबाई के, और जो प्रतिरोध होता है काट क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। चलिए अभी आगे मैंने सारी चीजें लिखवा दिया है कि जो रजिस्टर होता है आर होता है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, उसको हमने नीचे नोट डाउन कर रखा है, ठीक है ना। अब एक चीज क्लास 10th की एनसीईआरटी में पूछा जाता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों के योग से क्वेश्चन बनता है, उसको जोड़ने के तरीके पे। तो प्रतिरोधों को जोड़ने के मेजरली दो तरीके हैं, ठीक है। पहला आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम जिसको आप लोग बोलते हो, सारे के सारे आप साइंस बैकग्राउंड को सबको पता होगा, ठीक है ना। सीरीज क्रम में क्या होता है, एक प्रतिरोध का एंड दूसरे प्रतिरोध के शुरुआत बिंदु से जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए R1 प्लस R2 R3, इसे बोला जाता है श्रेणी क्रम। तो जब इसका रिजल्टेंट निकाला जाता है, कैपिटल R रिजल्टेंट इसको बोलते हैं, मतलब सबको जोड़ करके जो आंसर आता है उसको हम कैसे निकालते हैं, सबको सिंपली ऐड कर लेते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिया जाता है, यही आपका निकल के आता है रेजिस्टेंस। एक बात ये याद रखना, जब भी सीरीज में जोड़े जाते हैं, मतलब श्रेणी क्रम में विभवांतर, इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो आंसर हमारा मैक्सिमम मिलता है। क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको 3 प्रतिरोध दे देगा, आपसे कहेगा कि इनको किस तरीके से मैं जोड़ूं, पैरेलल जोड़ूं या सीरीज जोड़ूं कि मेरे पास आंसर मैक्सिमम आए, या पूछ लेगा मिनिमम आए। तो मैक्सिमम कब आता है, जब आप उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मिनिमम कब आता है, जब आप उसको पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल कैसे जुड़ता है वो मैं बता देता हूं। पैरेलल में क्या पकड़ा जाता है, ये ध्यान दिया जाता है कि एक प्रतिरोध का जो शुरुआती बिंदु है वही सारे प्रतिरोधों का शुरुआती बिंदु एक साथ जुड़ते हैं। उसमें पहले का शुरुआती दूसरे का एंड से जुड़ रहा था, इस वाले क्रम में क्या होता है, हर एक प्रतिरोध का शुरुआती होता है, जोड़ा जाता है। देखिए ये तो सिंपल सा है, तो आपको दिख रहा है कि ये इसके पैरेलल है, लेकिन कई बार आपको फिगर दे देता है और फिगर में आप पहचान ही नहीं पाते कि यहाँ सीरीज है या पैरेलल है। तो उस सिचुएशन में हमें यही पकड़ना होता है कि क्या इनका शुरुआती जो है और इसका शुरुआती तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें जरूर पकड़नी होती है कि किस तरीके से, ये तो 3 ही है एग्जाम्पल के लिए, तो आप देख के भी बता दे सकते हैं कि पैरेलल है, लेकिन पहचान करने का तरीका यही होता है कि शुरुआती बिंदु एक जगह हो और एंड बिंदु एक जगह हो, ठीक है, ये समझ गए। तो इसका फार्मूला जो कैपिटल R होता है, तो इसको 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके ऐड किया जाता है। ये रिजल्टेंट इसका निकालने का तरीका होता है। आई होप सारे के सारे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, बेसिक चीजें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिकॉल होने लग गई होंगी, ठीक है, ये समझ के। प्रतिरोध से बहुत ज्यादा विद्युत में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई चीज जिससे बना होता है उसी को वो प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना, वही उसको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो तार है, जो वायर है, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, उसी पे तो डिपेंड करेगा। जैसे आपका मान लीजिए आपका तार है, आपके घर में बिजली का तार लगा हुआ है और वो आपने चांदी का लगवा रखा है, सिल्वर का लगवा रखा है, तो वहां प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। इसीलिए बोला जाता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, सिल्वर होता है, चांदी होता है, एजी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रतिरोध बिल्कुल शून्य के बराबर होता है। आप देखेंगे उसका गणना देखेंगे तो पॉइंट में कुछ आता है, आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद रखना होता है, तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। तो सर्वाधिक किस में बहती है विद्युत धारा, सिल्वर में बहती है। क्यों, क्योंकि इस पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है, रो की वैल्यू होती है, वो बहुत कम होती है, ठीक है ना, ये समझ गए। तो आर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो गया कि तार जो है किस चीज से बना हुआ है, पदार्थ की चालकता पे, ठीक है। दूसरा कौन प्रभावित कर सकता है,
चालक की लंबाई पर तार कितना अधिक लंबा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब अगर बहुत लंबाई का तार है तो उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, अगर तार छोटा है तो प्रतिरोध कम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, आधार के क्षेत्रफल पर, क्रॉस सेक्शन एरिया, काट के क्षेत्रफल, मतलब ये तार है आपका, ये इसके मोटाई देखो कितनी है, जितना अधिक मोटा तार होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा, जितना पतला तार होगा उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, तीसरा इसको कौन प्रभावित कर सकता है, टेम्परेचर प्रभावित कर सकता है। ठीक है ना, तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है प्रभावित करने वाले कारक में। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा। यहां तक आप समझ गए। अच्छा, अब क्लास 10th की ही एनसीईआरटी में आप लोगों के सामने एक दिया होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, यानी कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है। अब विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली, उसमें कहा जाता है कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट में विद्युत धारा जाती है, ठीक है ना, तो उसका मेजर पोर्शन तो उसको काम करवाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट उस इंस्ट्रूमेंट को गर्म कर देता है। जैसे गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे, आपने फैन चालू करते हैं ना, फैन चलते चलते ज्यादातर विद्युत उसको घुमाने में लगती है, लेकिन जब आप फैन के उसके जो वो होता है पत्थर जैसा देखने को मिलता है, उसको टच करते हैं तो वो गर्म भी हो जाता है। तो वही कहता है कि विद्युत का कुछ पार्ट जो है उस इंस्ट्रूमेंट को गर्म करने में इस्तेमाल हो जाता है। इसी को बोला जाता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, कि विद्युत धारा किसी चालक में लगातार चलती रहती है तो उसको गर्म भी कर देती है, उसको उष्मा में भी परिवर्तित कर देती है। ठीक है ना, तो इसी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग अपने घरों में हीटर इस्तेमाल कर लेते हैं, टोस्टर ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाँ जी, बिल्कुल उत्पन्न होती है, थोड़ी बहुत ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है विद्युत धारा। जैसे इसी का एग्जांपल ले लें, जैसे हीटर हो गया, और जैसे उपकरणों का सिद्धांत हो गया, जैसे टोस्टर हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो हम ऊष्मा के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही इसका हो गया क्या, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, की ये ऊष्मा में भी कन्वर्ट हो जाता है कुछ पार्ट विद्युत का। ठीक है ना, चलिए ये समझ गए, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी के ही हैं। अब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं, यानी कि विद्युत शक्ति की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए कह रहा है विद्युत कार्य करने की दर, विद्युत कार्य को करने की दर को विद्युत की शक्ति कहते हैं। वो बोलते हैं ना कि आप में कितनी ताकत है, दर का मतलब होता है कम समय में अधिक काम कर देना। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, तो आप किसी काम को कितनी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वही बोला जाता है, ताकत बोली जाती है, शक्ति बोली जाती है। तो विद्युत के फॉर्म में है तो विद्युत कार्य को करने के लिए हो जाएगा। अब व्यक्ति के संबंध में आएगा तो व्यक्ति की बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसको वॉट में मेजर किया जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है पावर इक्वल टू विभवांतर गुणा आई, पी इक्वल टू वी आई होता है। आप इसको बदल भी सकते हैं, आई की वैल्यू क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि वी आई की जगह लिख दीजिए वी बाई आर, तो ये बन जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर, नया फार्मूला बन जाएगा पावर का। तो ये डिपेंड करता है आपसे न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप अपने फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिखवा देता हूं जो विद्युत से बनते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। P इज इक्वल टू वी आई बता दिया। H इज इक्वल टू ऊष्मा, हीट का मतलब होता है आई स्क्वायर आर टी बोलते हैं, ये हो गया। तो ये न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी का उसको समराइज कर दिया है। क्लास जितने भी 6 से लेकर के 10th तक जहाँ भी इसके चैप्टर हैं सबको समराइज कर दिया है। अब जो छोटे मोटे बचे हुए पॉइंट हैं उनको मैं क्वेश्चन के माध्यम से, प्रीवियस ईयर के माध्यम से आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है ना, चलिए इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझ लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्युत का सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर की बात कर रहा है। कंडक्टर कौन सी है, ठीक है ना, कंडक्टर कौन सी ही है। ठीक है ना, इसमें देखिए कंडक्टर कौन सी है, कंडक्टर के मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। ठीक है ना, उसी को बोला जाता है कंडक्टर। अच्छा, पहला ऑप्शन इसने दिया है रबर और एल्यूमिनियम। भाई रबर में तो करंट नहीं जाती ना, तो ये तो काट दीजिए, आंसर नहीं होगा। कह रहा है तांबा और लकड़ी, तांबा में तो करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन क्या लकड़ी में करंट जाता है, ना जी ना जाता, तो ये भी काट दीजिए। तीसरा आपका होता है तांबा और एल्यूमिनियम, हाँ जी दोनों ही करंट को फ्लो करवा सकते हैं, तो ये इसका कंडक्टर माना जाएगा।
चौथा कह रहे हैं लकड़ी और प्लास्टिक, इसमें से एक भी कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आप लोग समझ गए होंगे। कंडक्टर का मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है ना, जो आवेशों को प्रवाह करवा सके। इंसुलेटर का मतलब होता है जो आवेशों के प्रवाह ना करा सके, विद्युत धारा प्रवाहित जिसमें से ना हो सके, ठीक है ना। तो जो मैं बातें बोल रहा हूं उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया, आ जाते हैं हम अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहना चाह रहा है। यहां आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन किसी चालक के प्रतिरोध के बारे में सत्य है। देखिए आर के बारे में पूछ रहा है, प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना है हमें। ए बात कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है, नहीं उल्टा बोल रहा है ये। तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम नहीं होता, तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोध अधिक हो जाता है, तो ये नहीं होगा आपके आंसर में। तो जहां जहां पे ए है आप चाहें तो उसे काट सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बी क्या कह रहा है। कह रहा है प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, आर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था ना, तो ये तो सही बात हो गई। तो इसका मतलब बी तो आपके आंसर में आएगा ही आएगा। तो इसमें से भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। सी को देखते हैं, कह रहा है प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ए सही नहीं था। तो बी और सी एक साथ सही है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि तापदीप्त बल्बों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। पहले बात तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसका बना हो जाता है, वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को ही प्राथमिकता क्यों दिया जाता है, तो क्योंकि जो वो टंगस्टन के फिलामेंट होता है ना, उसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, लगभग 34,000 के आसपास डिग्री सेल्सियस 3400 के डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है ना। हालांकि आपको ये नहीं याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू, बस आपको ये पता करना है क्यों होता है। तो गलनांक अधिक होने की वजह से हम लोग फिलामेंट में टंगस्टन धातु का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका गलनांक उच्च होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। कह रहे हैं दूसरा, यह बिजली का सुचालक होता है। अरे भाई बिजली का सुचालक है तो भी तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है, ठीक है ना। यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए नहीं किया जाता है। यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता, ये गलत है। सबसे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है ये। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है ना। आपके सामने पहला कथन दे रखा है S1, कह रहा है श्रेणी क्रम परिपथ में सभी घटकों में समान धारा प्रवाहित होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है, ठीक है ना। अब देखो ये रहा श्रेणी क्रम में आपने ऐसे जोड़ दिया, तो इसमें सभी में तो धारा आई छोड़ा तो इसमें भी जाएगा, हर जगह आई समान जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब S1 तो आपका ट्रू बात है, ठीक है ना। S2 देख लेते हैं क्या है। S2 कह रहा है कि एक पार्श्वक्रम परिपथ में सभी घटकों में समान वोल्टेज होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, इसमें धारा समान होती है और पैरेलल वाले पार्श्वक्रम का मतलब देखिए मैंने क्वेश्चन को केवल हिंदी में लिखवा रखा है, मैं कोशिश करूंगा कि बाइलैंग्वेज आए, ठीक है। आगे से इन चीज़ों का ध्यान दूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम का इशू आता है, दोनों लैंग्वेज में नहीं मिल पा रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये पैरेलल की बात कर रहा है, इसमें विभव जो होता है समान होता है, वोल्टेज जो होता है समान होता है हर जगह, तो ये भी अपने आप में ट्रू है। यानी कि आपका कथन S1 एंड S2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों सत्य हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे अगले क्वेश्चन में। यह आ गया आपके पास फ्यूज तार को लेकर के, ठीक है ना। देखिए अभिकथन कह रहा है यानी कि असर्शन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथों में किया जाता है। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथों में हम लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अभी तो आपको दिखाया था इस तरीके से आपको जोड़ करके। तो ये बात तो अभिकथन तो सही हो गया, ठीक है ना। अब हम इसके रीजन को समझ लेते हैं, कारण क्या है। कह रहे हैं कि विद्युत फ्यूज जो है अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को तोड़कर ओवरलोडिंग को रोक देता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, फ्यूज हम लोग इसीलिए तो लगाते हैं कि अगर गलती से विद्युत धारा अत्यधिक हो जाए
तो हमारा जो सर्किट है वो कट हो जाए ताकि हमारे घरों में चल रहे उपकरण नुकसान ना हो, ठीक है ना, इसीलिए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और इसका गलनांक निम्न होता है, ठीक है ना। इसकी विशेषता हमने कई सारी चीज़ें पढ़ा रखी है आप लोगों को, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए विद्युत तार के बारे में, यानी कि ये भी सही है इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये इसको स्पष्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है ना। ये सत्य परंतु ये गलत हो गया। ये कह रहा है अभिकथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत बात है, स्पष्टीकरण है। कह रहा है अभिकथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण ही अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ये सबसे अच्छा आंसर है इसका, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपके टीचिंग एग्जाम्स के लेवल को ही देख करके क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप शीटेड दिए होंगे तो देखा होगा आपने, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन कारक वाले आते हैं, तो उसी तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है अभी से, ठीक है ना। देखिए आपसे कह रहा है कि विद्युत परिपथ में घटकों का उपयोग कार्य से मिलान कीजिए, ठीक है। कह रहा है प्रतिरोधक क्या काम करता है, धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है, ठीक है ना, धारा को सीमित करने का काम कर सकता है। तो प्रतिरोधक आ जाएगा आपका सेकंड के साथ, धारा को सीमित करने में, ठीक है ना। कह रहा है आपसे संधारित्र, देखिए ए आपका 2 के साथ मिल रहा है, ए 2 के साथ यहाँ है, तो ये 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में पेपर को मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा बात कर रहा है संधारित्र, जिसको कैपेसिटर बोला जाता है, कैपेसिटेंस। आपको साधारण भाषा में बताओ तो आप लोगों ने पंखे में देखा होगा कंडेंसर बोला जाता है ना, कंडेंसर फूक गया है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर का मतलब होता है कंडेंसर। कंडेंसर हमारा क्या काम करता है, कुछ ना कुछ उस विद्युत धारा को स्टोर करके काम करता है, रखने का काम करता है, विद्युत ऊर्जा को भंडारण का काम करता है। तो संधारित्र आपका मिल जाएगा 1 से विद्युत ऊर्जा का भंडारण का काम करता है। तो बी जो है आपका 1 के साथ मिल जाएगा, बी 4 के साथ है, ये भी ऑप्शन कट गया, एक ही आंसर मिल गया आपका बी 1 के साथ, ठीक है ना। सी 4 के साथ प्रेरक जा जाएगा, प्रेरक का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है, ठीक है ना। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, समझ गए। चलिए संधारित्र समझ गए क्या होता है, आपके बल्ब या कहीं पे भी जो कंडेंसर आप लोग बोलते हो उसी को संधारित्र या कैपेसिटर भी बोला जाता है। उसको आप कभी टच करोगे ना, शॉर्ट करोगे तो स्पार्क करता है, क्यों, क्योंकि उसमें ऊर्जा ऑलरेडी स्टोर्ड होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब बहुत जल्द आप लोगों का जो फिजिक्स वाला पार्ट है, एक चैप्टर और रह रहा है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लगभग 15 क्वेश्चन चैप्टर हर एक पार्ट में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अचालक यानी कि इंसुलेटर की बात कर रहा है, इंसुलेटर की बात कर रहा है कि समूह को पहचान करो। तो जो मतलब ऐसे समूह पकड़ो जहां से विद्युत धारा नहीं जा सकती है। क्या कांच में से करंट फ्लो करता है, जी नहीं करता है। रबड़ में से जी नहीं करता, लकड़ी में से जी नहीं करता है, तो तीनों में से ही नहीं करता, तो आपका यही सही आंसर हो गया। देखिए तांबा में तो करता है, लोहे में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चांदी में तो बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है, स्टील में, पीतल में ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो समूह सही मिल गया वो पहला ही हो गया, यही पूरी तरीके से क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक है, अचालक है, जो भी आप नाम बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के अंत में 2 शब्द जरूर लिख के जाना, आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन बंद विद्युत परिपथ के बारे में सही है। बंद वर्ड आ गया यानी कि क्लोज्ड विद्युत परिपथ। क्लोज्ड का मतलब होता है कि अब उसमें से धारा जाएगी, वो पूरी तरीके से क्लोज्ड है तो धारा जाएगी, कट नहीं लगेगा। कह रहा है यह धारा के प्रवाह को अनुमति देता है, हाँ जी बिल्कुल देता है। क्लोज्ड का मतलब होता है कि विद्युत धारा जाएगी, ठीक है ना। अभी मैंने बहुत जोर दे करके समझाया था शुरुआत में। दूसरा कह रहा है बी, इसमें विद्युत धारा के पथ में एक विराम मतलब रुकावट आएगी क्या, नहीं आएगी, गलत बात है, तो ये बी तो कट गया, केवल ए सही है, केवल ए आपका सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। S1 आपके सामने कह रहा है
कह रहा है विद्युत रोधक बिजली को आसानी से अपने से होकर गुजरने नहीं देता। हाँ, रोधक का मतलब ही यही है कि गुजरने ना दे जो। तो S1 तो सही हो गया, S1 सत्य है, ठीक है। S2 चालकों का प्रतिरोध कम होता है। चालक, हाँ चालक है तो प्रतिरोध कम है, तभी तो सिल्वर हो गया, जैसे चांदी हो गया, उसका प्रतिरोध बहुत ही निम्न होता है, इसलिए उसे सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो ये भी बात अपने आप में सही है। तीसरा कह रहे हैं अर्धचालकों की चालकता चालकों और विद्युत रोधकों के बीच होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अर्ध का मतलब ही होता है चालक और इंसुलेटर के बीच वाले की बात कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। कह रहा है अति संवाहक का प्रतिरोध अनंत होता है। ना जी, अनंत प्रतिरोध किसी का भी नहीं लिया जाता है, वो अति संवाहक कह रहा है ना। अनंत प्रतिरोध आपका इंसुलेटर्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो S4 केवल असत्य है, बाकी S1 S2 S3 ये तीनों ही सत्य है। तो देखते हैं तीनों सत्य कहाँ दिया है, नहीं S4 को असत्य यहाँ बताया गया है, तो यही आपका सही है। S1 S2 S3 ये सत्य है, S4 असत्य है, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका आखिरी, आई थिंक आखिरी क्वेश्चन भी हो सकता है, और अगर आप यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 2 शब्द जरूर लिख के जाना, क्या इस सीरीज से आपको बेनिफिट मिल रहा है। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तब आपको फ़ायदा होगा जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे या कोई आने वाले एग्ज़ाम जैसे BPSC 4 हो गया, रीट हो गया, सीटेट हो गया, जब उसकी प्रिपरेशन आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है ना। चलिए अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। देखते हैं क्या है गद्यांश। कह रहा है जब विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले मार्ग में कोई विराम होता है तो परिपथ को खुला माना जाता है। हाँ जी, यही तो होता है कि अगर करंट नहीं जा रही तो इसका मतलब ये खुला हुआ परिपथ है, ठीक है ना। ये बात तो सही रही। कह रहा है इसके विपरीत बंद परिपथ में विद्युत प्रवाह के अनुमति देने वाले एक पूरा मार्ग होता है। हाँ, अगर बंद परिपथ है तो इसमें से धारा आसानी से प्रवाहित होगी, ये कंप्लीट सर्किट बोला जाता है, ठीक है ना। कह रहे हैं विद्युत स्विच एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ को खोल या बंद कर सकता है। हम लोग स्विच लगाते हैं ना, ये कभी ऐसे जब दबा देते हैं तो क्लोज हो जाता है तो विद्युत धारा जाने लगती है, खोल देते हैं ऑफ कर देते हैं तो विद्युत धारा बंद हो जाती है। ये भी सही बात कर रहा है, ठीक है ना, खोल या बंद कर सकता है। कह रहे हैं प्रश्न खुले परिपथ का क्या अर्थ है। खुले परिपथ का मतलब क्या अर्थ है कि इसमें से विद्युत धारा नहीं जाएगा, कोई भी धारा नहीं जाएगी, ठीक है ना। कह रहा है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो बंद परिपथ बोला जाएगा, ये आंसर नहीं है। कह रहा है वहां कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। खुले परिपथ का मतलब यही है कि उसमें जैसे मान लो ये आपके यहाँ पे रब कर दूं, यहाँ पे देखिए ये मैंने इनकम्प्लीट कर दिया, ये जगह है, अब तार जुड़ा ही नहीं है, खुला हुआ तार है, तो यहाँ से विद्युत धारा नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं इसका एक पूर्ण पथ है, नहीं इसमें कोई वोल्टेज नहीं, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आजकल गद्यांश बना करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आपका आखिरी क्वेश्चन था। आखिरी चैप्टर में मैं वो वाला पार्ट पढ़ा दूंगा, लाइट का एक पार्ट बचा हुआ था। लाइट में कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, जैसे इमेज फॉर्मेशन हो गया, आपका शैडो वाला पार्ट हो गया, परछाई वाला हो गया। तो आखिरी क्लास जो होगी फिजिक्स वाले पार्ट की वही होगी। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का लगभग 14 से 15 चैप्टर केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 15 चैप्टर आपका फिजिक्स का हो जाएगा, फिर इसी तरीके से बायो में थोड़े ज़्यादा चैप्टर है, फिर आपका जो है ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी 55 दिन के अंदर ही अंदर, ठीक है ना। बाकी किसी को कोई भी डाउट है, कोई और कोर्स या कुछ और रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके अकॉर्डिंग चीज़ें अरेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।